धातु सा लेक्चरर। आशा करता हूँ कि पिछला जो वीडियो होगा काफ़ी पसंद आया होगा। तो चलिए आज हम नेक्स्ट वीडियो की तरफ मूवमेंट करते हैं और हमारे साथ आप बने रहिए। और एक बात ज़रूर कहना चाहते हैं कि हमारे चैनल पर बने रहिए और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि काफ़ी मेहनत करना पड़ता है, पूरा दिन लग जाता है एक वीडियो बनाने में। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं एकक कोशिका या यूनिट सेल होता क्या है। देखिए यूनिट सेल क्या होता है कि जिस किसी भी क्रिस्टल को बनाने में जिस एकक कोशिका या जिस छोटे से छोटे यूनिट का योगदान होता है उसे हम क्या कहते हैं, एकक कोशिका या यूनिट सेल कहते हैं। मतलब क्या है, जैसे मान लो अगर आप एक लड्डू लोगे ना, तो लड्डू में क्या होता है कि लड्डू तो एक तो गोल होता है और दूसरे जिससे वो बना होता है जिस दाने से वो भी गोल होता है। तो अगर मैं लड्डू का स्ट्रक्चर बताऊँ तो लड्डू ये है और इसमें दाने का क्या है, एक ऐसा है निविड़ संकुलन होता है। तो हम कहेंगे भाई ये किससे बना है, तो भाई एक दाने से ये पूरा दाना बना हुआ, मतलब पूरा लड्डू बना हुआ है। तो इसका जो एकक कोशिका होगा ये होगा। ठीक है, मतलब किसी भी क्रिस्टल का वह सूक्ष्मतम कण जिससे पूरे क्रिस्टल का निर्माण होता है, ठीक ना, जिससे पूरे क्रिस्टल, तो ये मेरा क्या हो जाता है, क्रिस्टल जालक हो जाता है। जबकि ये हमारे क्या होता है, एकक कोशिका जिससे ये क्रिस्टल बना हुआ है। ठीक है ना, जैसे एक मैं बात करूं, जैसे मान लो ये दीवार है, ठीक है, तो अगर मैं कहूँ भाई दीवार ये बना किससे, तो आप कहेंगे भाई सीमेंट और गिट्टी से। नहीं, सीमेंट गिट्टी तो ठीक है, लेकिन ये बना है ईंट से। ठीक है ना, और ईंट अपने में क्या होता है, एक 3D हिस्सा होता है। ठीक है, तो ईंट को जब आप जमावट करोगे तो कुछ इस तरीके से करोगे तभी ये क्या होती है, मजबूत होती है। ठीक ना, तो हम कहे भाई ये पूरी दीवार किससे बनी है, तो भाई तुम क्या करोगे, भाई ईंट से बनी है। तो ईंट क्या होता है, ईंट अपने में एक 3D हिस्सा होता है, कुछ इस तरीके से। ईंट जो होता है अपने में क्या होता है, एक 3D हिस्सा होता है। अगर यही ईंट में रख कर बार बार अगर एक रिपीट करूं तो मुझे फिर यही दीवार बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। कहने का मतलब क्या है कि ये मेरे पास एक एकक कोशिका हो जाएगी। एकक कोशिका कहो या यूनिट सेल कहो या सरल यूनिट कह सकते हो, सरल यूनिट मतलब सिंपल यूनिट कह सकते हो। सरल एकक कोशिका कहो या एकक कोशिका कहो या इकाई बिंदु भी कह सकते हो। ठीक है, जिससे क्या होता है, पूरे क्रिस्टल का निर्माण होता है। क्या लिखा हुआ है, किसी क्रिस्टल पदार्थ का वह सूक्ष्मतम भाग जिससे दोहराकर पूरे क्रिस्टल जालक या संरचना का निर्माण किया जाता है उसे इकाई सेल एकक कोशिका कहते हैं, जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है। तो ईंट क्या अपने में एक 3D हिस्सा है और एक यह एकक कोशिका है जिससे पूरे क्रिस्टल जालक या इसमें क्या है, तो भाई इसमें एक दाना है लड्डू का जिससे पूरे लड्डू का संरचना बनता है। अगर नमक के भी अगर टुकड़े लोगे तो नमक क्या होगा, NaCl के बहुत सारे क्रिस्टलों से मिलकर बना होता है, जो अपने में एक क्या गोलाकार परमाणु होता है। ठीक ना, अब बात करते हैं क्रिस्टल जालक की। तो क्रिस्टल जालक क्या होता है कि क्रिस्टल जालक अनंत 3D बिंदुओं परमाणु अणु आयन से मिलकर बनता है। क्रिस्टल जालक या त्रिविमीय जालक कहा जाता है। मतलब क्रिस्टल जालक क्या है कि ये अनंत 3D बिंदुओं से, जैसे परमाणु हो गया, अच्छा यहाँ पे बिंदु का मतलब परमाणु अणु या आयन, इन तीनों को एक नाम और भी दे सकते हो, जैसे कण हो गया। ठीक ना, तो इन कणों को आप रख कर जब संरचना ढालोगे तो आपको एक जाल मिलेगा। ठीक है, जिसे क्रिस्टल जालक कहते हैं। जाल में एक जाल, अब देखो ये भी एक दाने से बना हुआ है तो ये भी क्या है, एक जाल है। ठीक ना, ये भी क्या है, एक जाल है। तो इसे हम कहेंगे क्रिस्टल जालक, जिससे पूरे क्रिस्टल का रचना हुआ है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक्चुअल में ये होता क्या है। जैसे मान लीजिए कोई ज़रूरी थोड़ी ना कि हम ऐसे ही एक यूनिट सेल या क्रिस्टल बिंदु लेकर जालक ना, हमारा जालक कई तरीके से हो सकता है। अब जैसे मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट का अगर जालक बनाओगे तो अलग बनेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड का जालक बनाओगे तो अलग बनेगा, NaCl का बनाओगे तो अलग बनेगा। हर तरह के आयनिक कंपाउंड में जालक क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो उनकी एकक कोशिका भी अलग होती है। अब जैसे मान लो लड्डू बनाना है तो इस दाने से ही बनेगा। ठीक है, अब लड्डू सुन के कई लोगों मुंह में पानी भी आ गया होगा चलिए, तो यहाँ पे चलते बात करते हैं। तो ये इसकी अपनी यूनिट है, तो ये डिपेंड करता है इसके पैरामीटर पर। और पैरामीटर क्या होते हैं कि ये बताते हैं कि एकक कोशिका किस टाइप की होती है। ठीक है, तो एकक कोशिका का हम आगे हेडिंग लिखेंगे, आप भी लिखते रहिए, एकक कोशिका के पैरामीटर। चलिए लिखते हैं, एकक कोशिका के पैरामीटर। चलिए
ये हमारा हेडिंग होगा। तो पैरामीटर क्या होता है, जिससे हम किसी भी एकक कोशिका को माप सकते हैं। तो कैसे मापेंगे, तो लिखेंगे इसमें एकक कोशिका के पैरामीटर में इसके 6 पैरामीटर होते हैं, इसके 6 पैरामीटर होते हैं। क्या क्या 6 पैरामीटर होते हैं, जैसे मान लो अगर मेरे पास एक एकक कोशिका है, ठीक है ना, इस टाइप की, यह तो हमको पता है कि भाई हर कोने पे एक कण या परमाणु आयन उपस्थित होता है। तो इसके किसी भी पॉइंट को अगर पकड़ लो, जैसे मान लो मैं ये पॉइंट पकड़ता हूँ, ये वाला, ठीक है, तो ये पॉइंट पकड़ूंगा तो यहाँ से 3 हिस्सा निकला हुआ, देखो एक इधर जा रहा होगा ये वाला, तो इसको हम मान लेते हैं x अक्ष, ये मेरे x अक्ष में जा रहा है, ये मेरा ऊपर वाला y अक्ष में जा रहा है, y अक्ष में, और ये देखिए यहाँ से एक सामने जा रहा है इस वाले में, ये z अक्ष में जा रहा है, ठीक है ना, 3 अक्ष में जा रहा है। तो इन तीनों में ज़रा ध्यान से देखो, तो इनके बीच में ये एक लंबाई पर, ये एक ऊपर लंबाई, एक सामने की लंबाई सामने आ रही है इस z अक्ष में। तो मान लेते हैं कि इसकी लंबाई a है इस वाले अक्ष की, y वाले अक्ष में b मान लेते हैं, और z वाले को हम जो लंबाई है उसको मान लेते हैं c, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए किसी भी एक चीज़ का ध्यान देगा, किसी भी घन का जो प्रत्येक कोना होता है वो 90 डिग्री होता है, ठीक है ना। तो 90 डिग्री में हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम चूंकि 90 ले सकते हैं लेकिन अभी नहीं लेना है क्योंकि हमको इसको पैरामीटर प्राप्त करना है। तो यहाँ पर ध्यान ये देना है कि यहाँ पर a को अगर अल्फा से रिलेट करें, b को हम रिलेट करते हैं गामा से, और c को रिलेट करते हैं अल्फा बीटा और गामा, ठीक ना। a को रिलेट करते हैं अल्फा से, b को रिलेट करते हैं बीटा से, c को रिलेट करते हैं गामा से। ये कोई बस मान रहे हैं, आप भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अल्फा बीटा और गामा। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो a x अक्ष में मापी गई दूरी है, मापी गई दूरी, यहाँ पर थोड़ा ढंग से आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक ना। b क्या है, b है y अक्ष में मापी गई दूरी, मापी गई दूरी, ठीक है ना। और c क्या है, c क्या है, z अक्ष में मापी गई दूरी, ठीक है ना। ये 3 दूरी हमने मापा, ठीक ना। अच्छा, 3 दूरी में मापने के बाद क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिए इधर, ठीक ना। तो a क्या है, x अक्ष में मापी गई दूरी, b क्या है, y अक्ष में मापी गई दूरी, और c क्या है, z अक्ष में मापी गई दूरी है। तो इन दूरियों में ज़रा ध्यान से देखेंगे, ठीक ना। तो इधर मैं बना रहा हूँ, थोड़ा इधर देखिएगा। देखिए अगर मैं a और b के बीच बात करूँ, a और b के बीच का एंगल कितना है, वैसे तो 90 हम कह सकते हैं लेकिन 90 नहीं लेंगे। कैसे, देखो a और b के बीच में अगर रिलेट करें तो c मिसिंग है, a b के बीच में कौन मिसिंग है, c। तो a b के बीच का कोण क्या हो जाएगा, c मिसिंग है, c क्या है, गामा। तो मतलब इसको हम ले सकते हैं गामा, क्या ले सकते हैं, गामा, यानी कि a b का बीच का कोण जो होगा वो गामा होगा, ठीक है ना, गामा, ठीक है ना। उसी प्रकार b और c के बीच में देखें तो b और c के बीच कोण कितना होगा, कोण जो होगा वो b और c के बीच में कौन सा मिसिंग है, b c के बीच में a मिसिंग है, तो अल्फा हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं अल्फा, मतलब b और c, ये वाला जो एंगल होगा ये वाला, ठीक ना, वो अल्फा हो जाएगा। उसी प्रकार c और a के बीच में, c और a के बीच का कोण जो होगा क्या होगा, c a के बीच में कौन मिसिंग है, b मिसिंग है, यानी कि बीटा। इसको हम लिख सकते हैं बीटा, यानी कि c और a के बीच, मतलब ये वाला जो एंगल होगा वो हो जाएगा आपका बीटा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इन अक्षीय लंबाइयों, इनको हम कहेंगे अक्षीय लंबाइयाँ, जबकि इनको कहेंगे अल्फा बीटा जो गामा दिया है, ठीक ना, इनको कहेंगे अक्षीय कोण। तो अक्षीय लंबाइयाँ 3 टाइप की हैं और अक्षीय कोण भी 3 टाइप के हैं, जिनमें परिवर्तन करके आप अलग अलग तरह के क्रिस्टल बिंदु या एकक कोशिका बना सकते हैं, ठीक ना। अब जैसे मान लो हमको कह दिया कि अगर ए बी और अल्फा बीटा, ए बी सी अल्फा बीटा गामा तीनों बराबर आपको रखना है, तो इस तरह की एकक कोशिका बनेगी जिसको एससीसी कहेंगे, ठीक ना। तो अलग अलग मापों में और कोणों में अंतर करके हम 7 प्रकार की क्रिस्टल समुदाय या 7 प्रकार की यूनिट सेल बनाते हैं, जिनका विवरण हम
एनसीईआरटी में भी दिया गया है और इस पूरे टॉपिक्स में भी हम लोग करेंगे इसकी कौन कौन सा क्रिस्टल और किस किस संरचना में यह पैरामीटर के परिवर्तन से बनते हैं। तो आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करें। थैंक यू।